सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्व महानिदेशक उपेंद्र त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वैभव जे श्रीवास्तव। भारत स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे पूर्व डीजी इंटरनेशनल सोलर अलायंस श्री उपेंद्र त्रिपाठी जी से और जानेंगे कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व प्रगति का राज क्या है और आगे आने वाले वर्षों में इसके क्या प्रारूप देखने को मिल सकते हैं। त्रिपाठी जी, आकाशवाणी स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इस महत्वपूर्ण चर्चा से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी के शब्द हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर। आज भारत हर साल करीब 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल डीजल गैस का इंपोर्ट करता है। 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी सिर्फ 3 गीगावाट थी, 3 गीगावाट थी। पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है और इसमें भी भारत ने 22 गीगावाट कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ रूफटॉप सोलर से ही जोड़ी है। त्रिपाठी जी, आप पूर्व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव रहे हैं और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संस्थापक महानिदेशक भी। आप 2014 से भारत की रिन्यूएबल एनर्जी यात्रा के साक्षी रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? 2014 में भारत का कुल मिला के हमारे पास 3 गीगावाट सोलर था। आज 100 गीगावाट से ज्यादा हो चुका है। तो विश्व में भारत का पोजीशन हर वक्त ज्यादा होता रहता है। अभी तो हमारा चौथा पोजीशन है जी। अभी हम ये देखते हैं कि ये भारत ये कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसीलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका एक एम्बिशन है कि विश्व में हमारा वो जो क्लाइमेट लीडरशिप हम बोलते हैं, इसमें भारत प्रथम हो। क्योंकि अभी दुनिया में आप देखते हैं कि हमारा पर कैपिटा एमिशन तो एक लोएस्ट है। हमारा इकोनॉमी एक काफी बड़े रेट में बढ़ती जा रही है, फिर भी हमारा पोल्यूशन व एमिशन जो पर कैपिटा वो काफी कम है। और वैसे देखेंगे तो भारत ने प्रॉमिस किया था कि 2030 तक हम हमारा जो नॉन फॉसिल सोर्सेज इंस्टॉलेशन वाइज 50% होगा। अभी उससे हम ज्यादा हो चुके, मतलब 5 साल पहले हम पूरी भर चुके हैं। अगर आप एम्बिशन की बात करें, भारत ने विश्व में जो एनडीसी देते हैं उसी में हमारा 500 गीगावाट की ग्लासगो डिक्लेरेशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की कि 500 गीगावाट हम नवीकरण ऊर्जा है वो होगा। 500 गीगावाट में सोलर तो 350-380 तक जा सकता है। ये जो सोलर है ये सिर्फ गांव में जा रहा है या किसान के लिए जा रहा है सोलर पंप जैसा, और रूफटॉप पे दुनिया में भारत में गांव में भी जा रहा है, ये उसी की सवाल नहीं है। वो जो एनर्जी कॉस्ट है वो भी कम होता रहा है। जो प्लेन सोलर है, जो हम 1G सोलर बोलते हैं, जो प्लेन सोलर है सिर्फ पॉलीसिलिकॉन पैनल से हम लेते हैं, उस तो ₹2.50 तक चला गया है। और जो कोल का इलेक्ट्रिसिटी रेट से उससे काफी कम है। हम पहले तो कम्पीट करते ग्रिड पैरिटी लाने के लिए, मतलब जो थर्मल ऊर्जा उससे मैच करने के लिए। अभी काफी कम हो गया रेट। बट अभी हमें जो लीडरशिप लेंगे दुनिया में, ये 1G सोलर की नहीं है, ये हम जो बोलते हैं जी 5G सोलर है ना। 5G सोलर क्या होता है? 5G सोलर वही होता है जो हम ग्रिड में डाल सकते हैं, जो 24/7 हो सकता है, मतलब रात को भी हमें सूर्य का शक्ति मिले, वो भंडार बना के स्टोर करते हैं, उसी से होता है। तो भारत अभी हर दिशा में जा रहा है। हमारा ग्रिड इंस्टॉलेशन बताइए, नेशनल ग्रिड कैपेसिटी बताइए, या डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, और कितने लोगों को हमने एक्सेस दिए पिछले 10 साल में, वो भी विश्व के लिए एक रिकॉर्ड है जी। विश्व के इतिहास में कौन सी देश इसने कभी किया था नहीं। तो ये सब देख के हम बता रहे हैं सोलर रिवोल्यूशन। वो सोलर रिवोल्यूशन एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। बिल्कुल। ये हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल में हम गांव तक पहुंच रहे हैं जहां कभी एनर्जी पहुंचती नहीं, और अभी हम वर्टिकल देखते हैं तो हम 1G से 2G to 3G to 4G to 5G सोलर तक जा रहे हैं। तो ये एक हम कंपैरिजन कर रहे हैं 1G 2G, ऐसे कि हम समझ सके कि भारत जो अभी दिशा ले रहा है वो
सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं है, सोलर एनर्जी का क्वालिटी में भी बदलाव आ रहा है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, आज भारत को स्वच्छ ऊर्जा का वैश्विक नेता माना जाता है। पिछले दशक में ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस और घरेलू स्तर पर बड़े पैमाने पर किए गए कार्यों से भारत ने वैश्विक जलवायु नेतृत्व को कैसे आकार दिया? आप इस यात्रा के बहुत करीबी से साक्षी रहे हैं। भारत को अन्य देशों से क्या वो बात है जो अलग करती है? प्राइम मिनिस्टर का जो सोलर विजन है, वो विजन में ये सिर्फ इंडिया डेवलप नहीं करेगा, वो तो वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। जी बिल्कुल। इसीलिए इंडिया की जो अलग है, जो 7 देशों में नहीं है, ये है कि हम प्रगति करें और हमारे साथ जो अलग देश हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास गरीबी ज्यादा है, तो उनको भी हम मदद करें। तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, पहले जो 121 देश का प्रस्थान था, अभी यूनिवर्सल हो गया। इसका मकसद था कि हम भारत में जो है, हमारा सोलर मिशन है, हमारे टेक्नोलॉजीज हैं, वो सब दूसरे देशों को हम दे सकें। वही पार्टनरशिप था। हम खुद हमारे लिए कर रहे हैं, फिर दुनिया के लिए हम कर रहे हैं। वही आयशा का फिलोसफी था, वो काफी सक्सेसफुल हुई अभी तक। और एक चीज विश्व स्तर पर हम ये बोल रहे हैं, देखो ये जितना पैसा हमें मिल रहा है टेक्नोलॉजी चेंज के लिए या नेट जीरो बनने के लिए, वो पैसा ज्यादा नहीं है, हमें ट्रिलियन से डॉलर चाहिए। पिछले बार जो कॉप था अजरबैजान में, इंडिया सबके लीडरशिप लेके ये वॉइस रेज किया कि दुनिया में और काफी पैसा चाहिए, नहीं तो नेट होगा नहीं तो जो ग्लोबल वार्मिंग पूरी तरह हमें सबको फंसाएगा। त्रिपाठी जी, आपने एक बहुत अहम बात की कि भारत सभी का मित्र है, पूरी मानवता को, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानता है, वसुधैव कुटुंबकम के वाक्य पर खरा उतरता है और हमेशा यही कोशिश करता है कि सिर्फ अपना नहीं, विश्व भर में पूरी मानवता का लाभ हो। भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस CDRI और बिग कैट अलायंस जैसे कई प्रभावी वैश्विक पहलें शुरू की हैं। ये गठबंधन भारत की जलवायु कूटनीति और वैश्विक पर्यावरण नेतृत्व को कैसे मजबूत करते हैं? भारत ने सिर्फ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया नहीं, ये भी बोला कि किसी देश को मेंबरशिप फी देने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगर UN की बात करें तो UN हर साल $2 बिलियन मेंबरशिप फी कलेक्ट करता है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम बात करें, इरीना है जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है अबू धाबी में, वो $33 मिलियन कलेक्ट करते हैं। और इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन सब कलेक्ट करते हैं। इसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबरशिप फी नहीं है। वैसे ही भारत ने जो बनाया CDRI या भारत ने बनाया बिग कैट अलायंस, वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसमें मेंबरशिप फी वो रखे नहीं। बट ये बड़ी चीज है कि भारत का जो मकसद है वो नेट जीरो का है। काफी देशों ने बताया 2050 तक नेट जीरो बन जाएंगे। चाइना ने बोला कि नेट जीरो 2060 तक बन जाएंगे। इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो बनने के लिए दी। अगर ये नेट जीरो हम बात करते हैं, ये सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है। नेट जीरो में हम बात कर रहे हैं वेस्ट सेक्टर की, नेट जीरो में हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, फॉरेस्ट, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स, ऐसे कई सेक्टर हैं। ट्रांसपोर्ट है, बिल्डिंग्स है, इंडस्ट्री है। ये बायोफ्यूल अलायंस अब जो बता रहे हैं, ये और एक सेक्टर है जो हम बायोफ्यूल यूज करके कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं और काफी इसमें फार्मर्स को भी बेनिफिट मिलता है। इंडिया इसीलिए ये अलायंस बनाया कि जो देश में ये टेक्नोलॉजीज मिल नहीं रहे, जो देश में इसके नॉलेज ज्यादा नहीं है और जो दूसरे देश हैं जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं, उनके एक फोकस्ड होके हम सब कोशिश कर सकते हैं। और वैसे CDRI अगर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हुआ, बुरी तरह इफेक्ट्स आए, तो हम कैसे पहले प्रिपेयर हो सकते हैं। हम ऐसे बिल्डिंग बनाए जो फ्लड आने पर डैमेज कम होगा, हम ऐसे एग्रीकल्चर प्रमोट करें, इट कैन स्टैंड दैट फेमिन। तो ये एडवांस प्रिपरेशन के लिए CDRI काम कर रहा है, जो कोalition है, जो हम बताते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर इन एडवांस। बिग कैट अलायंस भी यही एक बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना नॉलेज लाता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग काफी हुआ तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंसान के ऊपर नहीं, हर प्राणी पे आता है। इसीलिए वो प्रिपेयर बिग कैट अलायंस हाउ टू प्रिजर्व वेराइटीज। तो आप देख सकते हैं ये जो इंडिया ने चारों क्रिएट किया, ये सब नेट जीरो पे रिलेटेड है। नेट जीरो का जो दिशा है, उसी देश में हमें क्या कैपिटल चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या मैन पावर चाहिए, कैसे हम जो बोलते हैं स्किल, स्केल और स्पीड, ये तीनों को हम प्रमोट करके नेट जीरो डायरेक्शन में हम जा सकते हैं, जो मानवता के लिए काफी जरूरी है। जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, बहुत अहम बात आपने कही कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र से भारत आगे बढ़ता आया है और आगे भी बढ़ता चलेगा। भारत चाहता है कि लाभ सभी का हो, केवल भारत का ही नहीं, और यही भारत को एक विश्व गुरु के नाते सभी के सामने लेकर आता है। बात यह भी है कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स और इतनी बड़ी बड़ी नीतियों की तब तक चर्चा ज्यादा नहीं हो सकती या इनको गहराई में
समझा नहीं जा सकता जब तक हम इनके प्रभावों को एक आम किसान, एक आम घर पे किस तरीके से इनसे मदद मिलती है, इस बात को ना समझें। रूफटॉप सोलर अब पहले की तुलना में अधिक किफायती और लोकप्रिय हो रहे हैं। सरकार का घरेलू रूफटॉप सोलर को लेकर क्या दृष्टिकोण है और सामान्य नागरिक कम बिजली बिल और नेट मीटरिंग जैसी सुविधाओं से कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में कृपया सभी को बताएं। रूफटॉप तो सर्वसाधारण की प्रोग्राम है और भारत का एम्बिशन ये है कि रूफटॉप हर घर पे हो। तो रूफटॉप में सिर्फ बिजली की बिल खपत कम होती है वो नहीं है, वो कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है। और अभी उसी के साथ वर्चुअल नेट मीटरिंग है, सब नए नए तरीके आ रहे हैं। मैं गांव से आता हूँ उड़ीसा के, उसी गांव में भी सोलर लाइट है और जो वाटर सप्लाई वो सोलर पंप भी है। अब देखिए भारत में जो 650,000 विलेजेस है, अगर हर गांव में जहां इलेक्ट्रिसिटी अभी भी पहुंचने में थोड़ा मुश्किल है तो वहां सोलर पंप लग सकता है। और अभी भी हम बात करें सोलर और विंड हाइब्रिड कैसे हो सकता है। एमएनआरई बजट था 1500 करोड़ 2015 में, अभी वो 26,000 करोड़ हो गया। और वो जो 26,000 करोड़ है उसका 80% हमें रूफटॉप के लिए देव है। तो रूफटॉप एक ऐसी चीज है जो गांव गांव में सोलर की हम यूटिलाइज कर सकते हैं। गांव गांव के ये सोलर की अवेयरनेस ला सकता है और सब इससे बेनिफिट ले सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो हम जलवायु के बारे में बात करते हैं, वो परिवर्तन जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज हम बताए, उस इम्पैक्ट कम करने के लिए रूफटॉप एक फोर्सफुल मीडियम। त्रिपाठी जी, एक बहुत अहम बात आपने बताई कि किस तरीके से रूफटॉप सोलर बैटरीज के माध्यम से हम घर घर में सोलर बिजली, स्वच्छ ऊर्जा को पहुंचाने में कामयाब रहे हैं और सरकार इसके लिए जो आवंटित बजट है उसको भी लगातार बढ़ाती आई है। और ये विजन है माननीय प्रधानमंत्री का कि हर घर, हर गांव में सोलर एनर्जी की वजह से स्वच्छ ऊर्जा पहुंचे और फैले। किसानों की अगर बात की जाए, सरकार हमेशा इस प्रयास में रहती है कि किसानों का लाभ हो, उनकी आय दुगनी तिगुनी हो। सोलर पंप की अभी आपने बात की, सोलर पंप किसानों को डीजल पर निर्भरता कम करने में और सिंचाई खर्च घटाने में और उनकी आय बढ़ाने में कैसे मदद करते हैं। और आने वाले वर्षों में आप इस तकनीक का और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी बाकी तकनीकों का किसानों की भलाई के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए क्या संभावनाएं देखते हैं, इस बारे में कुछ बताएं। हमारे देश में तो फार्मर्स की रोल काफी बड़ी होते हैं और गांव गांव में फार्मर्स हैं जहां काफी प्रॉब्लम्स भी है। मेरे गांव की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग है, इसी वजह से जो बारिश हो रही थी उसका टाइम भी चेंज हो रहा है। मतलब ऐसे हो रहा है कि पैडी क्रॉप्स फील्ड में है और तो बारिश आ गई। ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है इस सोलर के थ्रू ये कम हो रहा है, क्योंकि हम डीकार्बोनाइजेशन कम करते हैं। और इसमें एक तो सोलर पंप की बात है, गांव गांव में जब सोलर पंप है फार्मर्स की तो इनकम भी ज्यादा होते हैं और हमारा टारगेट ये है कि फार्मर्स की इनकम हम डबल करें, तो इसी में इसका बेनिफिट है। बट उतनी चीज नहीं है। अभी हम देखें कि गांव गांव में जो लेबर शॉर्टेज था या हो रहा है, जो भी कारण हो, अभी हम सोलर ट्रैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और सोलर टिलर की हमारे अभी प्रपोज हो रहा है। काफी कंपनीज चाइना में क्या क्या सोलर टेक्नोलॉजीज है, वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग हो या प्लांटिंग ऑफ पैडी हो या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज है वो सब ला रहे हैं गांव गांव में। हम सोलर ट्रैक्टर फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ट्रैक्टर वो डीजल में कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी में हो रहा था, अभी वो जो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है वो सोलर से भी हो सकता है। अभी जब सोलर पंप है वो कोई ऐसे तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में नए नए मॉडल सब ला रहे हैं। वो मॉडल में फार्मर्स क्या करते हैं कि ज्यादा सोलर पैनल रख के आधा यूज करते हैं पंप के लिए और आधा बेच सकते हैं जी। कर्नाटक में एक अच्छी स्कीम आई थी और अभी वो जो कुसुम में भी जो एबीसी है उसमें ये मॉडल है। 22.7 मिलियन फार्मर्स को सोलर पंप देना है और ऐसे सोलर पंप लाना है जहां फार्मर्स एनर्जी भी बेच सकते हैं डिस्कम को। तो काफी नए मैनेजेरियल मॉडल्स भी ला रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं। और जो सोलर पैनल था अभी टाइगर पैनल्स आ रहे हैं, एक एक पैनल 700 वाट्स होता है, पहले तो ये काफी कम था। तो पॉइंट ये है कि हम जो फार्मर्स के लिए अभी बना रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तो ये सबका जो प्रभाव है इससे फार्मिंग या एग्रीकल्चर को काफी बढ़ावा मिल रहा है। त्रिपाठी जी, हमें उम्मीद है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यूं ही विश्व गुरु और एक विश्व नेता बन के उभरता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और हम जितने भी अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनको समय सीमा से पहले हासिल करते रहेंगे। आप आकाशवाणी स्टूडियोज में हमारे साथ इस गंभीर चर्चा में जुड़े और आपने इतने सरल ढंग से हमें इतने महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बताया। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्व महानिदेशक उपेंद्र त्रिपाठी।
कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वैभव जे श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में